आइए अध्याय 5 यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय को पहले पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले यूक्लिड के बारे में ही जान लेते हैं कि यूक्लिड थे कौन। तो यूक्लिड का जन्म 325 ईस्वी पूर्व जबकि मृत्यु 265 ईस्वी पूर्व में यूनान में हुआ था। ठीक है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है। यूक्लिड के गणित के पुस्तक का नाम एलिमेंट्स हैं। यूक्लिड जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम क्या है? एलिमेंट्स। ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि, और दूसरा शब्द है मीटरिन जिसका अर्थ है मापना। अर्थात ज्यामिति या ज्योमेट्री का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? भूमि का मापना होता है। ठीक है। और ये जो यूक्लिड हैं इनकी पुस्तक का जो एलिमेंट्स नाम है, इनमें ये कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है और जानना है कि ये होता क्या है। ठीक है। तो आइए बारी बारी से इनको हम पढ़ते हैं। जैसे यूक्लिड ने अपनी पुस्तक के एलिमेंट में कुछ परिभाषाएं दी हैं, और ये जो 7 को दिखाई दे रहा है यही परिभाषाएं यूक्लिड ने दिए हैं अपने पुस्तक में। तो पहला दिए हैं कि एक बिंदु पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अर्थात अगर हम समझाएं तो पहला कह रहा है कि एक पॉइंट है, इसका क्या है कि कोई भाग नहीं होता। इस पॉइंट का कोई भी भाग नहीं होता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोल सकते हैं कि न लंबाई है इसका, न लंबाई है और ना ही चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। ठीक है। तो इस पॉइंट का कोई भी भाग नहीं होता है। अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पॉइंट का नहीं होता है। दूसरा में उन्होंने बोले हैं कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होता है। एक रेखा है, 2 नंबर में बोले हैं कि एक रेखा तो है लेकिन इसमें लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई तो है, लेकिन हम बोले कि इसमें चौड़ाई नहीं है। ये वाला ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो क्या है? लंबाई है। ठीक है। तो लंबाई होता क्या होता है? देख लीजिए, लंबाई एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। अर्थात इसमें एक रेखा में लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा में इन्होंने ये बोले हैं। तीसरा में यूक्लिड ने कहा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अर्थात जैसे एक रेखा है और इसका सिरे बिंदु मतलब अंतिम छोर। ठीक है। तो ये जो हम डॉट से दिखा रहे हैं यही क्या हो गया? सिरे बिंदु। तो एक रेखा के क्या होते हैं? सिरे बिंदु। ठीक है। इसको हम सिरे बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसको और इसको। और चौथा में बोले हैं कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती हैं। अर्थात कि यहाँ पर 4 नंबर में ये बोले हैं कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती हैं। अर्थात ये जो एक रेखा दिखाई दे रहा है इस पर क्या है? बहुत सारे बिंदु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु को ही मिलाकर एक रेखा बनता है। ठीक है। तो वही बोले हैं कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। ये सब मिला देंगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि बहुत सारे बिंदु को
मिलाने पर रेखा बनती हैं। ठीक है, ये डॉट 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 से जितना आप मिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक रेखा का निर्माण हो जाएगा, वही बोले हैं। 5 नंबर में उन्होंने बोले हैं 5 नंबर में कि एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, एक पृष्ठ। अब 7 नंबर में बोले 5 नंबर में बोले हैं कि एक पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए कि एक पृष्ठ हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, 5 नंबर में आप लोग देख लीजिए कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये पृष्ठ हो गया, ये क्या है लंबाई, और ये क्या हो गया चौड़ाई। तो यही उन्होंने बोले हैं 5 नंबर में कि एक पृष्ठ है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। तो पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ होता है कि लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है। ठीक है, पृष्ठ किससे मिलकर बना होता है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है। 5 नंबर में यही बोले थे। और उसके बाद 6 नंबर में बोले हैं कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। अब पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, देख लीजिए 6 नंबर में कि जैसे फिर से एक पृष्ठ हम बनाएंगे। ये मानकर चलते हैं कि पृष्ठ है और इसके कह रहा है कि किनारे, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। तो पृष्ठ के किनारा, ये क्या हो गया किनारा, चारों तरफ ये किनारा ही है। और ये किनारा जो है कह रहा है कि रेखाएं हैं। तो रेखा है जो किनारा है, ये क्या है, इसको हम रेखा बोल सकते हैं। तो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ठीक है, 7 नंबर में उन्होंने बोले हैं कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। सीधी रेखाओं मतलब अब जैसे ये सीधी रेखा हो गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हम लाइन सीधा खींच रहे हैं, इससे क्या मिल जा रहा है कि एक पृष्ठ मिल जा रहा है। कैसा पृष्ठ, समतल पृष्ठ। आगे समझ में, तो हम इस वही बोल रहे हैं जैसे 7 नंबर में क्या बोले हैं कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो ये सपाट रूप से जितना खींचेंगे ये बढ़ते जाएगा। तो ये तो सीधी रेखाएं हम खींच रहे हैं, लेकिन सटाकर खींचने के बाद कैसा मिल जा रहा है, एक समतल पृष्ठ मिल जा रहा है। ठीक है, तो पृष्ठ कैसे मिलेगा, जब सीधी रेखाओं को बहुत सारे खींचे जाए तो पृष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब सीधी रेखा को बहुत सारे खींचे जाएं तो पृष्ठ प्राप्त होता है। ये तो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। पहला एक बार फिर से देख लीजिए कि पॉइंट में कहा था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो लंबाई है, एक रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। और तीसरा परिभाषा था कि एक रेखा के सिरे बिंदु होती है, तो ये होती है। चौथा नंबर बोले थे कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो एक लाइन है, इस पर बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में बोले थे कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। तो ये पृष्ठ है और इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, 6 नंबर में बोले थे कि पृष्ठ के किनारा रेखाएं होती हैं। तो पृष्ठ का जो ये किनारा दिखाई दे रहा है, ये सब किनारा है
और ये क्या है, रेखाएं भी है। तो पृष्ठ के किनारे जो हैं वो रेखाएं होती हैं। और 7 नंबर में बोले थे कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब जितना हम लाइन खींचेंगे सीधी लाइन तो हमें कैसा मिल रहा है, एक पृष्ठ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आइए यूक्लिड के कुछ अभिगृहित को पढ़ते हैं। अब अभिगृहित क्या है, वे सत्य कथन जो संपूर्ण गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसको अभिगृहित कहेंगे। आगे बात समझ में। तो इसमें उन्होंने 7 बातें बताई हैं और क्या बोले हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए आप लोग। जैसे कि इसमें बोले हैं कि वे वस्तुएं, पहला क्या है, ये अभिगृहित है। यूक्लिड का क्या है, अभिगृहित। ठीक है, और इसमें उन्होंने पहला में बोले हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं आयत के क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर मान ली है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। और आयत के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल के बराबर मान लिए और आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल के अगर बराबर है तो इस कंडीशन में उन्होंने बोले हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही उन्होंने बोले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर में कह रहा है, दो नंबर में, कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। 2 नंबर में क्या है कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं, 4 बराबर 4 ले लिए। ठीक है, तो यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, ये बराबर है, अब बराबरों में कुछ जोड़ा जाए तो हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ 3 जोड़ते हैं तो बराबर जोड़ना है, तो इसमें भी तो कह रहे हैं कि पूर्ण भी बराबर होना चाहिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 बराबर 7। तो यही कह रहा है कि जो बराबर है बराबरों में कुछ जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद क्या होगा, पूर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, 3 नंबर पर आइए। 3 नंबर में कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। अब 3 नंबर में क्या है कि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए। जैसे कोई भी और संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 8 बराबर 8। अब इसमें से कुछ घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर, कुछ भी घटा लीजिए। जैसे 8 में हम मान लीजिए कि 4 को घटा रहे हैं तो ये घटाने के बाद कितना बचेगा, 4 और इधर 4। तो ये जो शेषफल आया है ये भी बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया। तो इस तरह से 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में बोले हैं कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब क्या है, एक जैसा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे एक हाथ ये हो गया, इसके ऊपर हम हाथ रखते हैं तो ये क्या हो गया, संपाती। आगे बात समझ में, मतलब जैसा है उसी तरह का एक और। तो इसमें संपाती का मतलब यही होता है। तो 4 नंबर क्या हो गया, 4 नंबर में जब लिख देते हैं कि क्या होता है संपाती, जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं होती हैं,
रेखाएं होती हैं तो वह संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो संपाती इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक रेखा ये ले लिए और इसी पर कोई दूसरा रेखा ऐसे बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेपर 2 गो ले लीजिए, कोई भी पेज एक ही कॉपी का होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो उसको अगर हम इस तरह सटाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के संपाती होगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्ण जो है अपने भाग से क्या होगा, बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रोटी है, ठीक है, तो ये तो पूर्ण है और कह रहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसमें से कुछ भाग को हम इस रोटी से इतना भाग निकाल लेते हैं, तो इतना भाग निकालने के बाद ये जो टुकड़ा बच गया, ये जो निकाल दिए हैं, ये इस तरह से ये निकाले हैं, तो ये क्या होगा, ये जो निकाले हैं तो ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, टुकड़े से बड़ा होगा। कौन, ये वाला। तो वही कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये जो पूर्ण दिखाई दे रहा है अपने भाग से क्या होगा, बड़ा। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं इंडिया और यहाँ पर कोई लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए कि बिहार। ठीक है, तो इंडिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया, और बिहार क्या है, इंडिया का एक टुकड़ा ही है, तो इंडिया क्या हो जाएगा, बिहार से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। आगे 6 नंबर में है, 6 नंबर में कि एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 केजी सेव ले लेते हैं, ठीक है, और 2 केजी केला ले लेते हैं और 2 केजी आम ले लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम पूछे कि केला बताइए किसके बराबर है, तो केला तो चूँकि 2 केजी है और सेव 1 केजी के बराबर है, तो केला क्या हो जाएगा, 2 किलो सेव के बराबर हो जाएगा, 2 केजी सेव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 केजी केला है तो 1 केजी केला कितना हो जाएगा, 2 किलो सेव के बराबर। उसी तरह अगर हम आम बोले आम, तो क्या हो जाएगा, 2 केजी सेव के बराबर हो जाएगा, 2 किलो सेव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 केजी आम भी था। ठीक है, तो केला क्या हो गया, 2 किलो सेव के बराबर, क्योंकि 1 केजी सेव था। तो अब जो केला यहाँ पर 2 किलो सेव और 2 किलो सेव दिखाई दे रहा है, केला आम हो गया, तो ये तो दोनों बराबर हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये केला बराबर क्या हो जाएगा, आम। आगे बस समझ में यही कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर क्या हो गए, बराबर हो गए। उसी तरह 7 में है कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। इसी तरह का है, ठीक है, जैसे ये समझाए उसी तरह का ये भी है। आगे अब समझ में, तो अभिगृहित समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए परिभाषा और अभिगृहित यूक्लिड को पढ़ने के बाद अब आते हैं यूक्लिड के अभिधारणा को में समझने। तो अभिधारणा समझना है, तो जैसे यूक्लिड ने 5 अभिधारणा को दिए हैं। अभिधारणा क्या होते हैं, ऐसे कथन जो केवल ज्योमेट्री में ही इस्तेमाल होते हैं। और अभिगृहित क्या पूछे थे, बोले थे कि अभिगृहित जो होता है वो सिर्फ मतलब गणित में इस्तेमाल कहीं भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कथन जो केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होता है, ये हो गया अभिधारणा। अभिगृहित गणित में कहीं भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो हो गया अभिगृहित। तो यूक्लिड के 5 जो अभिधारणा है, पहला है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अर्थात पहला में ये कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये अभिधारणा हो जाएगा, किसका, यूक्लिड का। और अभिधारणा 5 दिए हैं, तो पहला अभिधारणा क्या हो जाएगा कि बोले हैं कि एक बिंदु से, ठीक है, एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा
खींची जा सकती हैं, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और इससे अब कोई रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही रेखा, सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो लिख लेंगे, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। 2 नंबर में है कि एक शांत रेखा, टर्मिनेटेड लाइन, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर में क्या है कि एक शांत रेखा, जैसे मान लीजिए कि ये शांत रेखा है, ठीक है, और इसका नाम ए और ये पॉइंट बी है। तो ये शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। आगे बस समझ में। तो ये शांत रेखा, ये कौन रेखा हो जाएगा, शांत रेखा। और इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में उन्होंने बोले हैं कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में है कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, तो मान लीजिए कि ये केंद्र मान लिए और ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हम आर ले लिए। तो इससे कह रहा है कि एक वृत्त खींचा जा सकता है, जैसे ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो यही है कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, चाहे यहाँ से त्रिज्या ले लीजिए चाहे यहाँ से, ये कहीं वृत्त खींचा जा सकता है। 4 नंबर में है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 4 नंबर में क्या है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण कितना होता है, समकोण अर्थात 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक समकोण बना दिए, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये समकोण जो है, समकोण 90 डिग्री होता है, ये एक समकोण बना दिए। कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ये 90 डिग्री समकोण बना दिए। अब फिर से ऐसे हम कुछ बनाए, तो ये मान लेते हैं कि ये भी 90 डिग्री, ये समकोण है। तो ये समकोण इसके समकोण के क्या है, बराबर है। तो यही कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आगे चलिए 5 नंबर में। तो 5 नंबर में है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा है 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कह क्या रहा है। तो जैसे मान लीजिए पाँच नंबर में कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम ये इस तरह से हम ले लिए, ठीक है, और सीधी रेखा गिरकर, ठीक है। तो यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, 2 सीधी रेखा हो गया, इस पर एक सीधी रेखा गिराए हैं, अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए। अंतःकोण मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, इसका योग और इसका योग, ठीक है, मिलकर 2 समकोण से कम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 समकोण से कम होना चाहिए अर्थात मतलब 90 से कम होना चाहिए। जैसे 90 से कम, तो इसको अगर हम 80 डिग्री मानते हैं तो ये एक जो लाइन होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। और इसको हम 70 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये 2 समकोण से कम है, 2 समकोण से कम ले लिए हम। तो वे दोनों सीधी रेखाएं, कौन, ये वाला, ठीक है, रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम है। तो इधर कम है, अब अधिक कहता तो इधर बढ़ाते। तो इधर अगर हम बढ़ाएंगे इस तरह से,
ये वाला ऐसे, तो यहाँ पर आकर मिल रहा है। यही कह रहा है कि दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। तो इसी ओर मिल रही हैं, तो जिस ओर यह योग दो समकोण से कम है। आ गया बात समझ में हो? तो ये है, ये अंतःकोण है, ठीक है, इसको अंतःकोण बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए आइए अभी गृहीत 5.1 को पढ़ लेते हैं, जो किताब में दिया हुआ था। कह रहा है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, जो कि हम पहले भी समझा चुके हैं इसको, कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से, तो जैसे ये दो भिन्न बिंदु है से होकर एक अद्वितीय रेखा, मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। तो हाँ, एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। आगे बात समझ में? तो ये अभिगृहित 5.1 है। परिमेय आगे का परिमेय 5.1 कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ मतलब अर्थात ऐसे, तो ये दो को हम रेखा ले लिए, दो भिन्न रेखाओं, और एक से अधिक बिंदु, यहाँ पर एक से अधिक बिंदु नहीं है। कितना बिंदु है? एक ही बिंदु है। कितना बिंदु? एक ही बिंदु है। तो यही कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में से रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो कितना बिंदु हो सकता है? तो एक ही बिंदु हो सकता है, ठीक है। आइए अब प्रश्नावली 5.1 को पढ़ते हैं। इसमें 5 सवाल दिया है और सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सही है कि गलत है? आइए देख लेते हैं। तो जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और एक का एक है, ठीक है। तो एक बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप ये बताइए कि यहाँ से ऐसे खींच दिए थे, इसी रेखा को सिर्फ खींचा जा सकता है, और भी तो इस तरह से खींचा जा सकता है, माने बहुत सारे खींची जा सकती है, माने अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्या है? ये असत्य है। क्या है? असत्य है। तो इसमें कह रहा है कि उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से, पहले लिख देंगे कि असत्य है, असत्य है, ठीक है। एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, खींची जा सकती हैं, जो कि आकृति में, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पॉइंट है तो पी नाम दे देते हैं। तो आकृति में पी बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर रही हैं। ये कारण हो गया, ठीक है। ये क्या है? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। 2 नंबर में क्या है कि दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और कह रहे हैं कि दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये तो पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर असंख्य रेखाएं तो नहीं होगा, कितना होगा? एक ही रेखा होगा। कितना होगा? एक ही, क्योंकि दो विभिन्न बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। तो ये भी क्या है? ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ठीक है। तो इसका कारण लिखेंगे
कि ये भी असत्य हैं, असत्य हैं, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा सिर्फ एक ही होती है, जो कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो 2 नंबर भी समझ गए होंगे। तीसरा कह रहा है 3 नंबर में है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 3 में क्या है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं। तो तीसरा में देख लीजिए कि एक जैसे शांत रेखा है, इसको ये भी पहले पढ़ा चुके हैं, ए बी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से। ठीक है, ये तो यूक्लिड साहब ने ही बताए थे। तो ये क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य। तो इसका कारण लिखेंगे सत्य हैं क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, जो कि अभिधारणा 2 पढ़ा चुके हैं हम, यूक्लिड के अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। 4 नंबर कह रहा है कि यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो देख लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर कह रहा है कि 2 वृत्त अगर बराबर हो, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 वृत्त बराबर है, एक वृत्त ये ले रहे हैं और एक वृत्त ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 वृत्त अगर बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी, जब वृत्त बराबर हो तो त्रिज्या अवश्य ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के संपाती है। आगे बस समझ में, तो क्या लिखेंगे कि ये भी सत्य है। अगर वृत्त बराबर होगा तो त्रिज्या बराबर होगा ही होगा। तो लिखेंगे कि सत्य हैं क्योंकि यूक्लिड की अभिगृहित 4 के अनुसार जो वस्तुएं संपाती होती हैं वे परस्पर बराबर होती हैं। तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ठीक है, अगर 2 वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। 5 नंबर में कुछ आकृति को दिया गया है और आकृति 5.9 में ये जो दिखाई दे रहा है 5.9, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये जैसे हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, फिर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर
होगा। वही ये कह रहा है कि यदि ए बी पी क्यू के बराबर इतना इसके बराबर है तो पी क्यू एक्स वाई के, फिर ये इसके बराबर है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये भी क्या है सत्य है, और ये अभिगृहित 1 में हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये जो दिया है ये भी सत्य है, इसका भी 5 का जो आंसर होगा ये क्या होगा सत्य। तो लिख देंगे कि सत्य है क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर बराबर होती हैं। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये समझ गए होंगे कि कैसे सत्य है और कैसे असत्य है, कारण भी दे दिए हैं। तो ठीक है, आइए 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है समानांतर रेखाएं, दूसरा लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। इनको क्या करना है परिभाषित करना है। ठीक है, तो पहला है समांतर रेखाएं। पहला क्या है समांतर रेखाएं, इसको परिभाषित करते हैं कि समानांतर रेखाएं क्या है। समानांतर रेखाएं मतलब समान अंतर। ठीक है, समान अंतर अर्थात ये 2 लाइन जैसे बना दिए, जैसे इसका नाम दे दिए एल और इसका नाम दे दिए एम। तो ये क्या है कि 2 पैरेलल लाइन है समानांतर रेखाएं, तो ये एक क्या है समान अंतर पर है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे समानांतर रेखाएं, समान अंतर पर है। आगे बात समझ में, तो इसमें ये क्या है कि एल समानांतर एम, ये समानांतर का साइन है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक वे सीधी रेखाएं, 2 या 2 से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरी ये बीच की जो दूरी है, ठीक है, बीच की दूरी समान हो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और समानांतर रेखा जो होती है एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे रेल की पटरी हो गई, वो क्या है समानांतर रेखा है, तो वो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करती है। तो इसमें और एक लाइन लिख लेंगे कि समानांतर रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के समान अंतर पर होगा। ठीक है, दूसरा है लंब रेखाएं। ठीक है, दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं अर्थात 90 डिग्री, जैसे ये एक इस पर लंब है। ठीक है, तो इस पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री, तो यही लंब रेखा है। आगे बात समझ में, तो क्या लिखेंगे कि ऐसी 2 सीधी रेखाएं, ये भी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर क्या है समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, तो लंब रेखाएं में लिखेंगे कि ऐसी 2 सीधी रेखाएं जो
एक दूसरे से परस्पर समकोण, समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण, ठीक है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। लंब रेखाएं समझ में आ गया होगा कि दो गो रेखा सीधी रेखा है, इस पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे लंब रेखाएं। तीसरा है रेखाखंड, रेखाखंड तीसरा क्या है, 3 नंबर रेखाखंड, तीसरा है रेखाखंड, ठीक है। अब रेखाखंड क्या है कि ये जो, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक है, ए और बी, तो एक रेखा का खंड है, आगे बात समझ में, तो इनके दोनों सिरे निश्चित होती है, अर्थात ये वाला जो पॉइंट है रेखाखंड का खासियत है कि इनका दोनों जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि ऐसी दो रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का वह भाग हैं जिसके दोनों सिरे, दोनों सिरे अर्थात ये वाला, ठीक है, दोनों सिरे निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो ये निश्चित नहीं होगा, लेकिन इसके अगर निश्चित हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड, आगे बात समझ में। उसके बाद 4 नंबर में है वृत्त की त्रिज्या, 4 में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है, तो एक जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये वृत्त हो गया, अगर वृत्त यहाँ पर ये सेंटर हो गया, तो अगर यहाँ सेंटर से परिधि के जो बीच के यहाँ पर ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा क्या, त्रिज्या, अर्थात किसी वृत्त के केंद्र से, यहाँ से केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। आगे बात समझ में कि एक वृत्त के अंदर सेंटर है, सेंटर से परिधि के बीच के दूरी कहीं भी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सब त्रिज्या है। आगे बात समझ में, तो इसमें लिखेंगे कि किसी वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र से उसकी परिधि, परिधि ये वाला परिधि है, ठीक है, परिधि तक, परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती हैं, त्रिज्या कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में बच गया एक वर्ग। वर्ग को अब परिभाषित करना है कि वर्ग क्या है, वर्ग, तो वर्ग क्या है कि बंद आकृति, सॉरी, ये वर्ग हो गया। अब वर्ग में क्या होता है कि चारों भुज जो होता है वो बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री, और ये कैसा आकृति होता है, बंद आकृति होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वर्ग में लिखेंगे कि 4 समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति जिसका प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होती हैं, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। बंद आकृति समझ गए होंगे कि चारों तरफ से बंद है,
और खुला किसको बोलेंगे? खुला जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, इस तरह से हो जाएगा खुला। तो अगर ये बंद आकृति है तो इसको बोलेंगे कि ये, और 4 भुजा है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये कैसे क्या है? वर्ग है। आगे बस समझ में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। और इसमें कह रहा है कुछ, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। 3 चीज़ें यहाँ पर कह रहा है कि परिभाषित है, अपरिभाषित है, अविरोधी है कि नहीं है, और यहाँ पर अभिधारणाओं से प्राप्त होता है कि नहीं, तो ये बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी, जैसे एक बिंदु ये ले लिए और एक बिंदु यहाँ पर ये ले लिए। ठीक है, तो 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो ए और बी के बीच क्या है? ये, इसको मान लीजिए सी। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा में कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा पर, तो एक रेखा मान लीजिए यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर ए और बी ले लिए, और सी जो लेना है वो यहाँ पर ले लिए, चाहे ऊपर ले लिए, यहाँ पर ले लेंगे सी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो सी रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये हो गया 2 नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? तो हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बिंदु और रेखा जो है वो क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, तो बिंदु और रेखा जो है वो क्या है? कि अपरिभाषित हैं। आगे बात समझ में। तो लिखेंगे कि इन अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द क्या क्या है? पहला है बिंदु और दूसरा क्या है? रेखा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्या ये अभिधारणा अविरोधी हैं? तो हाँ, विरोध नहीं कर रहा है, क्या है? अविरोधी हैं। तो लिखेंगे कि हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी मतलब कि विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, और तीसरा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि ये यूक्लिड की अभिधारणा में ये सब नहीं कहा गया। तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं यूक्लिड के अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, 3 नंबर को क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर को सॉल्व। 4 नंबर कह रहा है कि यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका हल को समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, 2 बिंदु ए और बी के बीच क्या है? एक बिंदु सी है, तो इसके बीच में क्या है? बिंदु सी मान लेते हैं।
और सिद्ध करना है कि AC बराबर इस ये जो है वो 1/2 AB के क्या है आधा है। आगे बस समझ में। तो दिया है बिंदु A और B का मध्य बिंदु C है तथा AC बराबर BC। ठीक है, ये तो दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, AC बराबर BC। एक बार फिर लिखेंगे AC बराबर और BC। अब AC बराबर BC दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या लाना है AC। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि तिरछी अगर मल्टीप्लाई हम करें तो ये हो जाएगा 2AC। एक में एक से करेंगे तो AB होगा। तो 2AC अर्थात इसमें AC को क्या बनाना है, 2AC बनाना है। तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ AC से जोड़ देंगे। AC को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कहता भी है कि यदि यूक्लिड में हम पढ़ा भी चुके हैं कि अभिगृहित 2 नंबर अगर देखिएगा तो उसमें लिखा है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ AC जोड़ने पर। ठीक है, AC ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2AC बन रहा है, तो इसलिए AC को 2AC हम बना रहे हैं। तो AC आप प्लस AC और BC आप प्लस इधर भी क्या करेंगे, AC जोड़ देंगे। तो AC मिलकर क्या हो जाएगा 2AC और BC या प्लस AC। यहाँ से देखिएगा कि BC और प्लस AC मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2AC बराबर क्या हो जाएगा, AB। और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो AC बराबर हो जाएगा 1/2 AB। यही क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बस समझ में। आइए प्रश्नावली 5 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हल। तो हमको बताना है कि जो AB का मध्य बिंदु C है, 4 नंबर क्वेश्चन में जो सॉल्व कराए थे, तो उसी को बताना है कि मिड पॉइंट जो होगा एक रेखा का वो सिर्फ एक ही होगा। चलिए बनाते हैं। तो देखिए जो 4 में फिगर बनाए थे इस तरह से बनाए थे, A और B और मिड पॉइंट क्या था, C था। ठीक है, और यही बताना है कि C जो AB एक रेखाखंड है तो AB का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होगा। तो हम एक करते हैं काम क्या कि यहाँ पर D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि D है। देखने से लग तो नहीं रहा है कि मिड पॉइंट D है AB का, लेकिन हम मान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या है कि D है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना AB के 2 मध्य बिंदु, AB के 2 मध्य बिंदु C और D हैं। ठीक है, तो AB का पहले हम क्या मान लेते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु है C है। अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि AB का क्या है, C। तो AB का मध्य बिंदु C है तो, ठीक है, AB का मध्य बिंदु C है तो 4 में क्या पढ़ाए थे कि AB का जो मध्य बिंदु C है तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा। अर्थात AC बराबर D अभी छोड़ दीजिए क्योंकि C को अभी मध्य बिंदु मान लिए हैं। तो AC बराबर ये AC क्या होगा, AB का आधा होगा। तो 1/2 AB, ये तो 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये समीकरण 1 है। अब हम क्या करते हैं कि AB का मध्य बिंदु अब की बार C न लेकर क्या लेते हैं, D हो। तो
तो अगर डी है तो ए डी बराबर सी मान लिए थे तो ए सी लिए थे, अब की बार मध्य बिंदु क्या मान लिए हैं, डी, तो मानेंगे ए डी बराबर हाफ ए बी, तो लिखेंगे ए डी बराबर हाफ ए बी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि 1/2 ए बी 1/2 ए बी बराबर है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। और ये क्या है, ए सी बराबर ए डी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये संपाती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सी और डी क्या है, संपाती। तो हम लिखेंगे कि रेखाखंड ए सी के संपाती, रेखाखंड ए सी के संपाती क्या होगी, ए डी होगी। ठीक है, ये जो ए सी दिखाई दे रहा है क्या होगा, ए डी ही होगा, तो रेखाखंड ए सी के संपाती क्या होगा, ए डी होगी। ठीक है, इसलिए सी और डी बिंदु भी संपाती होंगे, जब ए सी संपाती ए डी होगा तो सी और डी बिंदु क्या होगा, संपाती होगा। तो लिख लेंगे तो सी और डी अलग बिंदु न होकर एक ही बिंदु है, इसलिए रेखाखंड ए बी का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। दिया है कि आकृति 5.10 में, ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये 5.10 है। यदि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर कितना दे दिया, बी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ये बराबर ए बी बराबर कितना होना चाहिए, सी डी। तो चलिए बनाते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे हल। इसमें क्या दिया है कि ए सी बराबर बी डी, ये दिया है। ठीक है, दिया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये क्या है कि दिया गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये इसके बराबर है, ये सिद्ध हमें करना है। ठीक है, तो आकृति से बिंदु ए और सी के बीच बिंदु बी स्थित है। किसके बीच, बिंदु ए और बिंदु सी के बीच क्या स्थित है, बिंदु बी स्थित है। जैसे हम लोग 4 नंबर में बनाए थे 4-5 में, उसी तरह ये है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल ये नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पर ए बी सी ही है, तो ये 4 नंबर जैसा क्वेश्चन हो गया कि जो ए बी होगा वो हाफ ए सी के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पर लागू होगा कि आकृति लिखेंगे कि बिंदु ए और सी के बीच बिंदु बी स्थित है। ठीक है, तो ए सी बराबर ए सी, ये जो है ए सी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के, किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद
जो ये दिखाई दे रहा है कि सी जो ये है बिंदु, ये किसके किसके बीच स्थित है, बी और डी के बीच स्थित है। तो लिखेंगे पुनः बिंदु बी और डी के बीच बिंदु सी स्थित है। ठीक है, तो बी डी बराबर हो जाएगा बी डी, यहाँ से बी डी बराबर बी सी या प्लस सी डी। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब एक बार यहाँ पर ए सी आया है, यहाँ पर बी डी आया है, तो ए सी और बी डी का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो ए बी, अब इसका मान 2 का ए सी के जगह पर क्या रखेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए सी के जगह पर क्या रखेंगे, ए बी प्लस बी सी, और बी डी के जगह पर जो मान रखेंगे वो बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब हमें चूँकि चाहिए ए बी बराबर सी डी, क्या चाहिए, ए बी और सी डी चाहिए। यहाँ से बी सी को काट भी सकते हैं, ऐसे कट भी सकता है, या दोनों तरफ माइनस बी सी को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्योंकि एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि अगर दोनों तरफ अगर किसी भी संख्या को घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो उसके पूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बी सी को घटा लेते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी बी सी से बी सी कटा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घटाइए लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ बी सी घटाने पर ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, इधर बी सी से बी सी, सॉरी बी सी, ये क्या है, ए बी है। ठीक है, तो क्या मिला, ए बी बराबर सी डी यहाँ से मिल गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को आइए बनाते हैं। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो अभिगृहित 5 क्या कहता है कि अपने पूर्ण भाग से बड़ा होता है। मतलब कोई भी, जैसे रोटी वाला हम समझाए थे पिछले, वही है ये वाला, कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे हम समझाए थे कि इंडिया और बिहार हो गया, तो पूर्ण क्या हो गया, इंडिया हो गया, और उसका भाग जो है वो क्या हो गया, भारत का भाग हो गया बिहार। तो यही लिखेंगे कि क्योंकि अभिगृहित 5 कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो कि ब्रह्मांड की हर वस्तु के लिए सत्य है। ठीक है, पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। आगे बात समझिए, जैसे रोटी वाला भी समझाया था कि ये एक रोटी हो गया, और ये क्या हो गया कि इसका टुकड़ा हो गया, मतलब भाग हो गया। तो ये जो पूर्ण है अपने टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो 5.1 यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 को सॉल्व करेंगे।
अगर आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।